हाँ जी। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? कल दो तीन चीजें पढ़ ली थी शायद। एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण पढ़ लिए थे। उससे पहले गांधी जी की 11 सूत्री मांग पत्र पढ़ लिया था, और उससे पहले 1929 का लाहौर अधिवेशन पढ़ लिया था हमने। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमने पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू पहली बार इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाएगा, ये डिसाइड किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी गांधी जी को दे दी गई थी। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 मांगे रखी कि यदि ये मांगे नहीं मानोगे तो हम आपके 12 मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। मांगे क्या थी मैंने बताई थी आपको। लैंड रेवेन्यू को 50% रिड्यूस कर दो, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको 50% रिड्यूस कर दो, हाई सैलरीड ऑफिसर्स जो है उनके नंबर में 50% रिड्यूस कर दो। और फिर हमने और पढ़ा था कि जो शिपिंग कोस्टल एक्ट है वो पारित कर दिया जाए। जो फॉरेन क्लोथ्स आते हैं उन पे स्पेशल इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जानी चाहिए, और जो रुपए का मूल्य है उसको डिवैल्यू कर दिया जाना चाहिए। और जो नमक कर लगता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। लिकर बैन की जानी चाहिए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है वो रिलीज किए जाने चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था बंद की जानी चाहिए, और सेल्फ डिफेंस के लिए इंडियंस वेपन्स कैरी कर सकते हैं। ये गांधी जी 11 मांगे थी। इरविन को नहीं माननी थी, उन्होंने नहीं मानी, तो हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो उसके क्या कारण थे तो मैंने बताया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक लंबा समय बीत चुका था, जनता मांग कर रही थी। स्वराज पार्टी लेजिस्लेचर के अंदर जाके गलत सरकारी नीतियों का अपोज करती है, इससे जनता के अंदर राजनीतिक चेतना आती है। साइमन कमीशन और लाला जी की हत्या कर दी गई। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, भारतीय नाराज थे इस बात से। लाला जी की हत्या से भारतीयों का असंतोष और ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट थी वो इग्नोर कर दी गई थी, इस वजह से हम नाराज थे। लाहौर अधिवेशन में जब टोटल इंडिपेंडेंस की बात की गई तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। इमीडिएट कोज ये था कि गांधी जी की जो 11 डिमांड्स है उनको ओवरलुक कर दिया गया था। फिर हमने और पढ़ा कि उस समय कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था, जिससे किसान और मजदूर राजनीतिक रूप से जागृत हो गए थे। उस समय रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा था, इसलिए युवाओं के अंदर जोश था। नमक कानून की वजह से भारतीय परेशान थे ही। और एक हमने और पढ़ा था कि 1929 का जो ग्रेट रिसेशन था उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इससे युवाओं के अंदर रोष था। युवा भी आंदोलन में भाग लेना चाहते। ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। हमने सरकार को 12 मार्च तक का टाइम दिया था। सरकार 12 मार्च तक चेती नहीं। नहीं चेती तो बाद में कहा कि भाई अब तो अपने आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि हम साबरमती आश्रम से आंदोलन शुरू करेंगे, और गांधी जी ने कहा कि हम सविनय अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा मतलब आज्ञा नहीं मानना। सविनय मतलब विनय पूर्वक, शांति से, प्रेम से सरकार के कानून मानने बंद करेंगे। तो कौन से कानून? छोटे छोटे कानून पहले मानना बंद कीजिए। जैसे तो नमक पे जो सरकार टैक्स लगाती है, नमक बनाने का अधिकार केवल सरकार के पास में हुआ करता था। और गांधी जी ने कहा कि नमक पानी से सेपरेट कोई वस्तु नहीं है। पानी एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, तो उससे बनने वाली वस्तु पर भी अधिकार होना चाहिए। और आप इस प्रकार से नमक पे कर नहीं लगा सकते, ये घर घर की जरूरत है। और गांधी जी ने देखा कि ये चीज लोगों को इमोशनली जोड़ रही थी, कनेक्ट कर रही थी, इसलिए गांधी जी ने कहा सबसे पहले यही किया जाएगा। और गांधी जी ने कहा कि साबरमती आश्रम से अपने दांडी तक की यात्रा करेंगे। इंटेलिजेंसी देखना आप, दांडी साबरमती आश्रम से 240 मील की दूरी पर पड़ता है। गांधी जी चाहते तो गुजरात पूरा समुद्र तटीय इलाका है, अहमदाबाद के पास में भी कहीं जाकर और नमक कानून तोड़ सकते थे। परंतु उद्देश्य नमक कानून तोड़ने से ज्यादा यह था कि लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसलिए साबरमती आश्रम से लेकर और जब तक दांडी तक जाया जाएगा, जब तक 240 मील की यात्रा तय होगी, बीच में कितने गांव आएंगे, कितने लोग आएंगे, वो पूछेंगे किधर जा रहे हो, क्या बात हुई, उनको बताएंगे सरकार कितना गलत करती है, तो सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश भरने में तो कामयाब होंगे। गांधी जी कहते हैं यात्रा शुरू करने से पहले 7 लाख गांव है भारत में, सबसे 10-10 आदमी भी आकर खड़े हो गए ना तो सरकार को थका दिया जाएगा। सरकार के समझ में नहीं आएगा कि क्या करना और क्या नहीं करना। इसलिए लोगों का उत्साह पहले ही बहुत जोरों पे था। साबरमती में खूब सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, बापू हम भी आपके साथ चलेंगे, बापू हम भी आपके साथ चलेंगे। गांधी जी ने कहा कि नहीं, सबको नहीं चलना, कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर मैं आंदोलन शुरू करूंगा, कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर हम दांडी से यहां से शुरू करेंगे। फिर आप डिप्लोमेसी देखिए, उस बंदे की इंटेलिजेंसी देखिए। उनको पता था कि शुरुआत में यदि बहुत ज्यादा भीड़ दिखा दी तो सरकार रोक सकती है।
इसलिए शुरू में थोड़े से लोग निकलेंगे, धीरे धीरे रास्ते में बढ़ते जाएंगे, इसलिए सरकार को ज्यादा डाउट भी नहीं होगा। फिर जनता चूंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर चुकी थी, गांधीवादी आंदोलनों का उसे बहुत अधिक अनुभव हो चुका था, थोड़ी तप गई थी जनता, इसलिए जनता ने कहा बापू इस बार आर या पार की लड़ाई है, चिंता ही मत करो, सब चलते हैं, और बीच में आएगा तो उसको देख लेंगे। गांधी जी ने कहा कि नहीं, एक बात का ईमानदारी से पालन करोगे, प्रतिज्ञा कीजिए इस बात के लिए कि हम पूरे आंदोलन के दौरान अहिंसा का पालन करेंगे। लोगों ने कहा बापू ऐसी भी क्या अहिंसा हो गई अब? गांधी जी ने कहा नहीं, मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कि 12 मार्च को आंदोलन शुरू किया जाएगा, साबरमती से आंदोलन शुरू किया जाएगा, और आप आसपास के गांव शहरों ढाणियों से उठ उठ के इतने सारे लोग यहां पर आ गए, क्या आपको किसी ने रास्ते में रोका? लोगों ने कहा नहीं, ऐसे क्यों रोकेंगे, हम तो चुपचाप यहां पे आ रहे थे इसलिए। गांधी जी ने कहा आप सोचिए, यदि मैं आपको कहता कि आते टाइम घर से हथियार लेके आना, कोई लाठी भाला बल्लम बंदूक बम जिसके पास जो हो वो लेकर आना, तो क्या सरकार आपको यहां तक आने देती? लोगों का दिमाग खराब आप, फिर तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, पकड़ लेते। और क्या ऐसे हिंसक वस्तुएं लाने के लिए मैं कहता तो क्या सरकार मुझे खुला छोड़ देती? ना ना, आपको उसी दिन उठा के ले जाती। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि यहां पर आओ, आप आए अहिंसक तरीके से आए, इसलिए सरकार की हिम्मत नहीं है कि आपको गिरफ्तार कर सके। ये अहिंसा की ताकत है, हमें आंदोलन के दौरान इसी ताकत को दोहराना है, इसी ताकत को दिखाना है। इसलिए गांधी जी ने जब दांडी मार्च शुरू किया था, साबरमती से दांडी जाने के लिए जब रवाना हुए थे, तो अपने साथ में मात्र 78 लोगों को लेके 78, वो भी चुनिंदा चुनिंदा, और एकदम देख के कि भाई ये कोई गलत बयानबाजी भी नहीं करेगा, ये हिंसा का समर्थन भी नहीं करेगा, ये जो भी बोलेगा उचित तरीके से बोलेगा, जनता को समझा पाने में कामयाब हो जाएगा, इसलिए इन इन लोगों को लेके साथ में बैठा जाए। तो 12 मार्च को साबरमती से दांडी की तरफ रवाना होते हैं अपने 78 समर्थकों के साथ, 78 समर्थकों के साथ गांधी जी रवाना हुए, और इसी दिन से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत मानते हैं। 78 समर्थकों के साथ गांधी जी, क्या हुआ, लिखा जा रहा है 78 समर्थकों के साथ में, और वहां से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक अमेरिका का पत्रकार वेब मिलर भी गांधी जी के साथ में था। गांधी जी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि जर्नलिस्ट जरूरी है, अखबार में भी तो छपना चाहिए, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। पत्रकारों के साथ दोस्ती, मीडिया फ्रेंडली होना थोड़ा सा जरूरी है, ताकि पत्रकार डेली लिखेंगे कि आज बापू ने ये कर दिया, आज बापू ने वो कर दिया, करेंगे, गुजरात में पहुंचेगा, यूपी बिहार बंगाल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, सब जगह से लोगों के अंदर जोश आएगा। तो कितना मैनेजमेंट है बंदे का। 6 अप्रैल को वो लोग दांडी पहुंच गए थे। किस लिए गए? नमक कानून तोड़ना है, मतलब नमक हम बनाएंगे, नमक बनाने का अधिकार केवल सरकार के पास में नहीं, हम तो खुद जाके नमक बनाएंगे, हम नमक बनाएंगे इसका मतलब हम सरकार की आज्ञा को मानने से मना कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा अपने आप। बापू और इंटेलिजेंट, बापू 5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे दांडी, तो शाम हो गई थी। वेब मिलर ने कहा कि शाम को इतना एंगल सही नहीं आएगा फोटो वोटो का, सुबह ही लेंगे थोड़ा। सुबह गांधी जी ने बाकायदा नमक हाथ में लेके नमक बनाया, डायलॉग ओढ़ दिए, एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो इरविन बाबू, लॉर्ड इरविन तुम्हें क्या पता नमक क्या चीज होती है। पर गांधी जी ने जब इस दौरान 240 मील की यात्रा की, वो साबरमती से दांडी गए, तो बीच में लोगों को खूब राजनीतिक तरीके से जागृत करने में कामयाब रहे। प्रत्येक गांव में लोग उनके साथ में जुटते, मतलब कहते हैं कि गांधी जी जिस रास्ते से गए थे, वहां पे रास्ते में लोग, हर गांव के अंदर लोग चरखा काटते हुए मिलते रास्ते में। गांधी जी के प्रति सम्मान था कि आप जो बातें कर रहे हैं उनको हम मान रहे हैं। गांधी जी महिलाओं को और हर गांव के अंदर कहते कि आप भले इतनी लंबी दूरी नहीं तय कर पाओ, आपको साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या पता आपके घर वाले जाने दे नहीं जाने दे, पर आप गांव में एक काम तो कर सकती है, शराब की दुकान पे धरना देना शुरू कर दो, शराब नहीं बिकनी चाहिए। विदेशी कपड़ों की जो भी दुकानें उन पे धरना देना शुरू कर दो। कुछ बहनें चरखा काटेगी, इससे जो भी चरखे से जो सूत बनेगा उससे हम कपड़े बनाएंगे, तो हम अपने स्वदेशी उद्योग धंधों को बढ़ावा देंगे एक तरीके से, और विदेशी कपड़ा पहनना बंद कर देंगे। उन दुकानों को आगे बैठ जाइए, जो कोई भी खरीदने के लिए आता है उसे मना कीजिए, समझाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम है,
बड़ी संख्या में, असहयोग आंदोलन से भी ज्यादा बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं सविनय अवज्ञा आंदोलन में निकल कर आई थी। गांधी विश्वास के पात्र बन गए थे भारत के अंदर, कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को उनमें अपना नेता होने का एहसास मिलता था। इसलिए 12 मार्च से 6 अप्रैल तक लगभग 24 दिनों की यात्रा है। दांडी पहुंचे और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई थी। सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि आंदोलन के साथ क्या किया जाए। शुरुआत में यह माना गया कि क्या हो जाएगा यार, एक आदमी कुछ लोगों को लेके पैदल पैदल जा रहा है, नमक कानून तोड़ देगा तो क्या फर्क पड़ता है, इससे तोड़ने दो, अपने तो कोई रिएक्शन ही मत दिखाओ, तो अपने आप ही आंदोलन खत्म हो जाएगा। पर ना, आपने जब गवर्नमेंट रिएक्शन दिखाती है आंदोलन के प्रति तो मीडिया में थोड़ा और बवाल मचता है, आंदोलन झूठा ही बड़ा हो जाता है। लेकिन जब गांधी जी के साथ में लोग जुड़ने शुरू हुए तो उनको लगा यार मामला गंभीर होता जा रहा है, गिरफ्तार करें या नहीं करें, करें या नहीं करें, इस चक्कर में सरकार रही। इतने में तो गांधी जी फटाफट पहुंच गए और जाके उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। एक ब्रिटिश अधिकारी का किसी का बयान है कि सरकार इस ऊहापोह की स्थिति में आ गई थी कि यदि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो गांधी जी चिल्लाते कि अहिंसक प्रदर्शन करने वालों पर भी सरकार दमन करती है, और यदि गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया जाए तो गांधी जी वहां जाएंगे, नमक कानून तोड़ देंगे और कहेंगे हम जीत गए। और यह कहना कि हमने सरकार से जीत हासिल कर ली है, दूर दराज के गांवों में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। शासन डर से ही तो चलता है। जिस दिन शासन का डर समाप्त हो गया उस दिन शासन खत्म हो जाएगा अपने आप। तो अंग्रेज इस चक्र के अंदर और फंस गए थे। तो दोनों तीनों बातें याद रखना भाई कि 12 मार्च को गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी, अपने 78 समर्थकों के साथ में शुरू की थी। वेब मिलर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, वो गांधी जी के साथ में था, और 6 अप्रैल को वो लोग दांडी पहुंचे थे और दांडी जाके उन्होंने नमक कानून जो था उसको तोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। सबने उसकी प्रशंसाएं की, भूरी भूरी प्रशंसाएं की। सुभाष बोस कहते हैं, सुभाष बोस इंटेलिजेंट बंदे थे, आईएएस में सिलेक्शन हो चुका था उनका। तो उन्होंने कहा कि यार क्या यात्रा की है, ये जो साबरमती से दांडी वाली यात्रा है, जब मैं इतिहास को उठा के देखेगा कोई तो पाएगा कि ऐसी यात्रा या तो नेपोलियन ने की थी जब वो पेरिस आया था, या मुसोलिनी ने की थी जब वो रोम आया था। तो सुभाष चंद्र बोस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से और मुसोलिनी की रोम यात्रा से उनकी तुलना करता है। इसके बाद तो लोगों में जोश आया, लोगों ने कहा तो नमक कानून को तो तोड़ के रहेंगे। और समुद्र तटीय इलाके जो जो थे वहां पर सब जगह नेताओं ने ये नमक यात्राएं निकाली थी। जैसे मुझे याद है एक बार 2015 के आईएएस में क्वेश्चन था कि तमिलनाडु में तंजौर के तट पर इनमें से कौन से नेता ने नमक यात्रा का आयोजन किया था। तो तमिलनाडु में तंजौर के तट पर नमक यात्रा का आयोजन करने वाले वो जो नेता थे उनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक गए थे, थोड़ा नाम गलत लिखा हुआ है मैं सही कर दूं, ये तिरुचिरापल्ली है। तमिलनाडु के अंदर जगह तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक, ये भी आधा है, सही लिखना आप लिखो तो। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी उन्होंने, देख लेना भाई कहां से कहां तक की। कौन जा रहा है, सी राजगोपालाचारी जा रहे हैं, तिरुचिरापल्ली से लेके वेदारण्यम के बीच के अंदर वो जा रहे थे। अच्छा एक एक हटेगा ऐसे तो पूरा हटाना पड़ेगा। फिर के केलप्पन और टी के माधवन केरल के दो बड़े नेता थे, इससे पहले का आंदोलन चला चुके थे दोनों। वाईकोम सत्याग्रह, वाईकोम नाम का गांव था जहां पर मंदिर में प्रवेश का आंदोलन इन लोगों ने चलाया था। वाईकोम सत्याग्रह कर चुके थे, मंदिर प्रवेश का आंदोलन की मंदिर में सब लोगों को घुसने के अधिकार दिए जाने चाहिए। तो उससे थोड़े बड़े नेता बन चुके थे और इन्होंने कहा इस बार अपने एक बार और नेतागिरी करते हैं, नमक यात्रा निकालते हैं। कालीकट से लेके पयानूर, केरल के अंदर जगह पड़ती है, कालीकट से पयानूर के बीच में इन्होंने फिर यात्रा निकाल दी थी। तो याद रखना भाई, और याद रखना वाईकोम सत्याग्रह वाले नेता ये असम के लोग, असम के, इनमें कोई बड़ा नेता तो नहीं था असम वालों में, लेकिन इन असम के लोगों ने भी, नॉर्मल लोगों ने, सिलहट से लेके नोआखली, बंगाल में नोआखली नाम की जगह पड़ती है, सिलहट असम में पड़ता है, सिलहट से लेके नोआखली आए और नोआखली के अंदर आके नमक बनाया और इन्होंने भी नमक कानून तोड़ा।
साबरमती से दांडी वाली यात्रा गांधी जी, तिरुचनापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा सी राजगोपालाचारी, आपके कालीकट से पयानूर तक की यात्रा के कलप्पन और टी के माधवन जो कि वाईकोम सत्याग्रह के नेता है, और असम के लोग सिलहट से नोआखली आ रहे हैं। ये सब लोग नमक कानून का उल्लंघन कर रहे थे। अब बिहार वाले आए, बिहार वालों का बापू आंदोलन हमें भी करना है, जिनका तो करो। तो कहा हम नमक कहां बनाए, हमारे तो आसपास में समुद्र का तट भी नहीं लगता है। तो गांधी जी ने कहा दूसरे कानून तोड़ दो, कोई और कोई कानून नहीं है क्या? उनका एक कानून है, हमारे गांव में चौकीदार होते हैं, सरकार की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, और उनके लिए एक चौकीदार टैक्स और देना पड़ता है, और वो जो चौकीदार है वो सरकार के चमचे और है। हर गांव की सूचना जाके सरकार को देते हो रहे, कौन सी मीटिंग की, कौन नेता बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। इसलिए हम उन चौकीदारों से परेशान हैं। तो गांधी जी ने कहा आपने तो चौकीदारों को टैक्स देना बंद कीजिए। तो चौकीदारी कर का विरोध किया गया था कि नहीं भाई, हम तो खुद ही हमारी चौकीदारी कर लेंगे, मैं भी हूं चौकीदार टाइप के नारे लगा दिए थे उन लोगों ने, और बिहार में चौकीदारी कर का क्या कर दिया गया था, विरोध कर दिया गया। मध्य प्रदेश वाले गए, बापू हमारे तो चौकीदार भी नहीं है, समुद्र भी नहीं है, हम क्या करें? गांधी जी का और कोई का एक है, जंगल से न तो कोई लकड़ी काटने देता है, न कोई शहद, गोंद, फल, फूल, कंद, मूल लाने देता है। वहां पे सरकार टैक्स लगा देती है उन सब चीजों के प्रयोग के लिए, उन वस्तुओं के प्रयोग के लिए। गांधी जी का आपने तो ये वन सत्याग्रह कर दिया जाए कि आप तो जाओ जंगल में लकड़ियां तोड़ के लाओ, जाओ जंगल में फल, फूल, गोंद जो भी है उसको लेकर आओ। आप तो वन कानूनों का उल्लंघन कर दिया जाए। तो मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन कर दिया गया। गुजरात और यूपी वाले गए, उन्होंने कहा बापू हमारा तो ये भी नहीं लगता। गांधी जी ने यूपी वालों को कहा यार तुम्हारा तो हक बनता है, तुम तो आंदोलन करो, बड़ा राज्य। गुजरात वालों का यार तुम्हारा तो मैंने कर दिया, नमक कानून तोड़ ही दिया, साबरमती से दांडी, उनका नहीं बात, दिल मांगे मोर, थोड़ा और। तो कहा यार फिर तो क्या करोगे? तो गुजरात वालों का बापू जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था ना, तब यह कहा गया था कि 12 फरवरी 1922 को बारदोली से नो टैक्स मूवमेंट चलाएंगे, कर नहीं देने का आंदोलन चलाएंगे। पर बापू चोरा चोरी कांड की वजह से आपने आंदोलन वापस ले लिया था, और इस वजह से हम वो आंदोलन नहीं चला पाए थे। यहाँ है वो चला लेंगे। गांधी ने कहा ठीक, टैक्स देना ही बंद करो तुम, तो नो टैक्स मूवमेंट चला दिया जाए। यूपी वालों को कहा फिर कोऑपरेट करो इनको। तो यूपी और गुजरात में दोनों में कौन सा आंदोलन चला दिया गया? कर नहीं देने का आंदोलन चला दिया गया। गांधी जी ने खुद ने कहा, महाराष्ट्र में एक नमक बनाने की फैक्ट्री थी सरकार की, धरासना नाम की जगह फैक्ट्री थी, और गांधी जी ने कहा कि मैं जाऊंगा और धरासना वाली फैक्ट्री पर हम कब्जा करेंगे, वहां हम सरकार को नमक नहीं बनाने देंगे। नमक बनाने का अधिकार हर व्यक्ति को, सरकार नमक बनाती है, टैक्स लगाती है, हम ये टैक्स नहीं देंगे तो हम सरकार को नमक भी नहीं बनाने देंगे। सरकार को लगा डोकरा ये नमक की फैक्ट्रियों पे कब्जे करने वाले ने ये काम और करेगा, तो गांधी जी को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब साहब कौन, अब डेट एक बार दे दी तो दे दी, जाएंगे तो उस दिन जाएंगे। तो आपके सरोजिनी नायडू, गांधी जी के अफ्रीका के दोस्त थे इमाम साहिब, गांधी जी के खुद के बेटे मणिलाल, ये सब लोग गर्मी के दिन, भयंकर वाली झुलसाने वाली गर्मी, और उसने धरासना वाली जो फैक्ट्री थी उस पर कब्जा करने के लिए गए। सरोजिनी नायडू का नाम याद रखना कि सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरासना में जो नमक की फैक्ट्री थी उस पर कब्जा करने के लिए ये लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गए। चारों तरफ पुलिस ने कड़ा घेरा लगा रखा था। आंदोलनकारियों का एक जत्था जाता, अंदर घुसने की कोशिश करता, अहिंसक रूप से पुलिस उनको पीटती। अगला जत्था जाता, घायलों को उठाकर लाता, फिर एक जत्था जाता, वो अंदर घुसने का प्रयास करता, पुलिस वापस पीटती। फिर अगला जत्था जाता, उनको उठा के लाता। यूं 20-20 लोगों के ग्रुप बना बना के भेजने शुरू किए। पुलिस अपने डंडे चलाती रही, जनता में से किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया, वो डंडे खाते रहे और अंदर घुसने का प्रयास करते रहे। वेब मिलर कहता है पिछले 20 सालों के दौरान मैंने पता नहीं कितने देशों में कितने आंदोलनों को कवर किया है, पर इस प्रकार की जिजीविसा, जीवटता मैंने कभी नहीं देखी कि अहिंसक तरीके से लोग इस प्रकार भी आंदोलन कर सकते हैं। तो धरासना सत्याग्रह याद रखना। कई जगह, एक वडाला नाम की जगह और थी महाराष्ट्र में, वहां पर भी नमक की फैक्ट्री पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था। मूवी देखी थी शूट आउट एट वडाला, तो वो वडाला वाली जो जगह वहां पर भी, पर धरासना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये तो बीच वाले भारत की हम बात कर रहे हैं। 4 नमक यात्राएं, गांधी जी साबरमती से दांडी, सी राजगोपालाचारी तिरुचनापल्ली से वेदारण्यम,
के केलप्पन और टी के माधवन कालीकट से पयानूर, असम के लोग सिलहट से नोआखली, उसके बाद में आपके बिहार में चौकीदारी कर का विरोध, मध्य प्रदेश में वन कानूनों का विरोध, गुजरात और यूपी में नो टैक्स मूवमेंट, महाराष्ट्र में धरासना के अंदर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में नमक की फैक्ट्री पर कब्जा करने का प्रयास। थोड़ा बीच वाले से भारत की बात है, ऊपर की तरफ गए, पाकिस्तान वाले भारत की तरफ गए, वो भी भारत का हिस्सा था। पेशावर में सविनय अवज्ञा आंदोलनकारियों का एक जत्था आ रहा था, इधर से सैनिक खड़े थे और ऑर्डर दिया गया फायरिंग। और अपना एक सैनिक था गढ़वाल, उत्तराखंड में जो गढ़वाल वाला इलाका है, वहां का एक सैनिक था चंद्र सिंह, उसने बंदूक रख दी। उसने कहा सर नहीं, नॉन वायलेंट तरीके से शांतिपूर्वक पीसफुली लोग आगे आ रहे हैं, मेरा अंदर वाला राम जी गवाही नहीं देता कि मैं इन लोगों पर गोली चलाऊं, मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। हमने कहा यह भी तो सविनय अवज्ञा है। तो पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली नामक एक सैनिक ने फायरिंग करने से मना कर दिया, गोली चलाने से मना कर दिया। तो उसने कहा साहब नहीं, ये नहीं होगा, और कुछ ही करवा लो। थोड़ा और ऊपर गए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और एक बड़े नेता हुआ करते थे वहां पर, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? कितना अच्छा नाम है, देखो बोल के देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान। फोटो देखना आप, क्या शानदार पर्सनालिटी है डोगरे की, लंबे चौड़े गोरे चिट्टे एकदम पठान वहां के। और सबसे बड़ी बात ये कि पठान और अहिंसक ना, पठान या मरना जानता या मारना जानता, पर गांधी के प्रभाव से वो लोग भी अहिंसक हो रखे थे। और गांधी का प्रभाव उनके सबसे बड़े नेता पर, खान अब्दुल गफ्फार खान पर, सीमा के अंत पर खड़ा हुआ। वो खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी की तरह बर्ताव करता था, अहिंसक तरीके से बात करता था, पठानों को अहिंसक बना रहा था, इसलिए उसका नाम सीमांत गांधी है। हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रंटियर गांधी। तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी जिसे कहा जाता है, वो खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। उन्होंने एक पार्टी बनाई, लाल कुर्ती दल, रेड शर्ट पार्टी। का अपने जितने भी सदस्य हैं वो किस रंग के कपड़े पहन के आएंगे? तो लाल रंग के कपड़े पहन के आएंगे। एक तो लाल क्रांति का निशान, खतरे का निशान। मुझे लगता है मेला भी थोड़ा कम होता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए ज्यादा वो रहा होगा कि यार चिट्टे पहन के आ गए, कहीं पे दौड़े पहन के आ गए तो दिल्ली मेले हो जाएंगे यार, ये वाला ठीक है, थोड़ा सा ये कलर लाल, थोड़ा मेला हो भी जाए तो थोड़ा इतना दिखता नहीं। उस पार्टी का एक नाम और था, खुदाई खिदमतगार। खुदाई मतलब खुदा, खिदमत मतलब सेवा। खुदा के बंदे हैं, अल्लाह के सेवक है ये लोग। तो खुदाई खिदमतगार का दौल है उस पार्टी को, या लाल कुर्ती दल कह दिया जाए। एक मैगजीन निकालनी शुरू की, एक पत्रिका निकालते थे, 10 रोजा, पश्तो भाषा में। पास तो लिख दी, पास तो नहीं है भाई, पश्तो है। अफगानिस्तान की जो लैंग्वेज है वो पश्तो भाषा है, तो पश्तो भाषा में एक मैगजीन निकाली, 10 रोजा। 10 रोजा कह दो, 10 रोजा नाम से पता चलता है 10 दिन में आती थी, इसलिए 10 रोजा पत्रिका का नाम हो गया। मैगजीन निकाली थी 10 रोजा नाम करके, पश्तो भाषा, पठानों की भाषा थी। संगठन का नाम क्या है? तो लाल कुर्ती दल, या इसको और क्या कहते हैं? खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखना भाई, इनको अपने फ्रंटियर गांधी कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं सीमांत, सीमांत गांधी कहा जाता है, या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंट पर गांधी खड़ा हुआ या सीमा के अंत पर गांधी खड़ा हुआ, तो फ्रंटियर गांधी कह दो या ये कह दो। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ही था। ये तो इधर वाले भारत की बात हो रही है, ठेठ उधर पूर्वी दिशा में, ये पश्चिमी दिशा की बात है। वो क्यों मानते? वो उन्होंने कहा हम भी करेंगे सब। असम वालों ने एक तो यात्रा निकाल दी थी सिलहट से लेकर नोआखली के बीच में, पर उन्होंने कहा थोड़ा और करना है। असम में एक ऑफिसर की ड्यूटी लगी थी, कनिंघम, और कनिंघम ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर मतलब एक ऐसा पत्र जो सब जगह पूरे सर्किल के अंदर घुमाया जाए, उसको सर्कुलर कहा जाता था। होता यह था कि ये जब आंदोलन हुआ करते थे, इनमें सबसे बड़ी संख्या में युवा भाग लेते। युवा कौन? जो स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, वो युवा भाग लेते। और गांधी जी हर बार कहते ही थे कि युवा स्कूल और कॉलेज छोड़े और आंदोलन के अंदर शामिल हो, राष्ट्रीय स्कूलों के अंदर पढ़े, वो पढ़ना भी हो तो। इसलिए कनिंघम ने एक सर्कुलर जारी किया जिसके अंदर कहा गया कि किसी भी बच्चे का जब एडमिशन लिया जाता है, जब भी वो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है, क्या मांगते हैं अपने से? तो आप नॉर्मली नोटिस करना, जब भी अपने कॉलेज में, स्कूल में किसी में एडमिशन लेते हैं तो दो चीज मांगते हैं, एक टीसी, एक सीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं स्टूडेंट का।
कनिंघम ने कहा कि जो भी एडमिशन लेगा उसको अपने मम्मी पापा का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और उसमें लिखा हुआ होगा कि हमने पहले भी किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया है तथा आगे भी किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ये कनिंघम सर्कुलर था कि गार्जियंस को, अभिभावकों को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता था, सदव्यवहार प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ता था। असम के लोगों ने इसका विरोध किया। उनका स्टूडेंट का लो वो तो लो, मम्मी पापा का किस बात का ले रहे हो आप लोग। तो ये भी याद रखना है कि कनिंघम सर्कुलर का विरोध कहां किया गया था? असम। ठेठ नागालैंड, वहां देख लो आप, बॉर्डर पे एक नेता थे मदोनांग, और मदोनांग एक आंदोलन चला रहे थे जिया लरंग। याद रखना, नाम याद रह जाएगा। वैसे लोगों के जिया में तरंग उठती है, इनके जिया में लरंग उठ रही है, तो जिया लरंग नाम करके एक आंदोलन चला रहे थे। वास्तव में तो यह आंदोलन यह था कि नागालैंड को अलग से देश बनाया जाना चाहिए। अभी भी कहीं ना कहीं उनकी मांग ऐसी उठती ही रहती है। पर हम कहते हैं कि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जो कोई आंदोलन चल रहा था वो सभी ने अवज्ञा। तो मदोनांग वाले जिया लरंग को भी हमने तो इसके अंदर ही मान लिया। ये नेता थे, इन्होंने एक पंथ स्थापित कर रखा था वहां पे। इनका एक पंथ हुआ करता था होरका, होरका पंथ के नेता, सेक्ट। और ये अपने रैलियां करते हैं, तब अपने लोगों को कहते कि मर जाना, झंडा नहीं झुकना चाहिए, झंडा हमेशा ऊपर रहना चाहिए। और ये खूब सारी जगह पे ये बातें चली थी। कहते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को भाषण दिया था रावी नदी के तट पर लाहौर में, तब उन्होंने भारत का झंडा फहराया था। और उस समय उन्होंने कहा था अब ये झंडा चूंकि फहरा दिया गया है इसलिए झुकना नहीं चाहिए, ये हमारी आन बान और शान है। लोगों ने इस बात को खूब सीरियस लिया था। लोग खूब सारी जगह पे उन झंडों को लेकर खड़े रहे थे, भले ही पुलिस उनको साथ कितनी मारपीट करती रहती। यहां पर भी एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला जब मदोनांग की एक बहन थी गेडिनेल्यू, 13 साल की बच्ची, भैया के साथ आंदोलन के अंदर गई हुई, और वहां पे झंडे लेके आंदोलन कर रहे, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, जनता भाग गई। और बच्ची को भैया की बात याद आई कि भागना नहीं है, झंडा ऊंचा रहना चाहिए। वो वहीं खड़ी रही। उस 13 साल की बच्ची को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। याद और नहीं रहा, बाद में किसी ने ज्यादा उसके लिए मुक्ति के प्रयास और नहीं किए। फाइनली जब 47 में भारत आजाद हो रहा था, तब जवाहरलाल नेहरू नागालैंड गए और उन्होंने उस बच्ची को रिहा किया। 1930 के सविनय अवज्ञा के दौरान वो गई और लगभग 17 साल तक वो बच्ची जेल के अंदर रही। नेहरू जी ने कहा कि गेडिनेल्यू, तुम केवल गेडिनेल्यू नहीं हो, तुम रानी हो, मैं तुम्हें रानी गेडिनेल्यू की उपाधि देता हूँ। गेडिनेल्यू ने कहा तुम तो बाहर निकालो, बाकी रानी बनने के टाइम तो अंदर ही चले गए, आप तो बाहर निकाल दो, वही खूब बड़ी बात। और ऐसे खूब सारी जगह प्रयास। जैसे आंध्र प्रदेश में एक नेता थे टोटा नरसैया नायडू, उनको ऐसे ही पीटा गया था झंडे के लिए। टोटा नरसैया नायडू, आंध्र प्रदेश में बुंदूर नाम की जगह पे ये कोई बात हुई थी। आंध्र प्रदेश के थे, इतना याद रख ले, नायडू नाम से आंध्र प्रदेश याद रहते। केरला में थे पी कृष्ण पिल्ले, और इनको भी ऐसे ही झंडे के लिए पीटा गया था। तो ये नाम याद ही रखना कहीं। रानी गेडिनेल्यू, टोटा नरसैया नायडू आंध्र प्रदेश के, पी कृष्ण पिल्लई आपके जो बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता बने थे बाद में केरला से, वो केरला के। इन सबको झंडे की वजह से पुलिस उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। तो 3-4 लोगों के नाम याद रखना। तो ये 2 नाम याद कर लेना भाई, टोटा नरसैया नायडू और पी कृष्ण पिल्लई। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। देखो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आंदोलन नहीं। ये रानी गेडिनेल्यू भाई, फोटो देखना आप रानी गेडिनेल्यू का और इनके बारे में पढ़ना। मैं हमेशा कहता ही हूँ कि कितनी बड़ी विडंबना है कि हम हमारे देश के अखंड टुकड़े नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादा बातें नहीं जानते हैं। इसलिए आप कोशिश करना कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में खूब सारी बातें जान पाओ। जैसे मैंने पहले भी कभी बोला होगा, मैं आज फिर बोल दूं कि आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप में से शायद ही किसी को वो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के नाम याद होंगे। और जब आप मेरी बात सुनेंगे उस समय यदि आपको याद नहीं हो तो प्रयास करना कि नेट से उनके नाम देख के याद किए जाएं। वरना यदि मैं आपको पूछूं कि उत्तर भारत के मुख्यमंत्रियों के नाम बताइए, आप मुझे फटाफट कह देंगे कि हाँ सर, यूपी योगी आदित्यनाथ, एमपी शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिल्ली अरविंद केजरीवाल, बंगाल ममता बनर्जी। हम सबके नाम बता देंगे। आस पड़ोस में इधर उधर के
कोई पूछे मणिपुर तो सोचना पड़ता है 2 बार, त्रिपुरा तो सोचना पड़ता है 2 बार। देश का अखंड हिस्सा है हमारा, हम उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं जानते। आज भी उधर के लोग अपने को मिल जाते हैं तो अपने को कह देते हैं वैसा, नेपाली हो चाइनीज हो, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ध्यान रहे कि उनके बारे में भी जितनी ज्यादा बातें हो सके उतनी ज्यादा बातें जानने का प्रयास किया करो आप। तो ये रानीगढ़ी नल्लियों भाई, जिनके बारे पे नेट पे और देखना आप। आंदोलन आगे बढ़ रहा था, सरकार समझ नहीं पा रही थी क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए। 90,000 लोग जेलों में ठूंसे जा चुके थे और सरकार को लगा कि मामला गंभीर होता जा रहा है। लॉर्ड इरविन अध्यक्ष हुआ करते, सॉरी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और उन्होंने कहा कि समझौता किया जाए। पहली बार अंग्रेजों के इतिहास में, पहली बार अंग्रेज भारतीयों को बराबर बिठाकर कोई समझौता कर रहे थे, इक्वल बेस पे कोई समझौता किया जा रहा था। इधर इरविन बैठे, इधर गांधी जी बैठे। दिल्ली में समझौता हुआ, इसलिए हम इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। कुछ लोग थे जो बिचौलिए बने, और इन 2 के नाम हमेशा याद ही रखने, तेज बहादुर सप्रू और जयकर। पहले दिलीप सर तो याद ही कराते थे, वैसे 2 थे, जयकर और केलकर, ये साथ में ही रहते थे हमेशा, जयकर केलकर सप्रू। कि जहां कहीं समझौता करवा रहे हैं तो जयकर केलकर सप्रू ही करवाएंगे। तो यहाँ ये 2 नाम ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखना, सप्रू और डॉक्टर जयकर। इन लोगों ने गांधी जी के और इरविन के बीच में समझौता करवाने का काम किया। याद रखना, पिछली बार या उससे पिछली बार अपने आरएस के प्री का क्वेश्चन था कि समझौते में मीडिएटर कौन थे या समझौता किसने करवाया था, सप्रू का पूछ रखा था शायद। तो सप्रू ये थोड़ा लिबरल टाइप के आदमी थे, तो अंग्रेजों से भी बनती थी, गांधी जी से भी बनती थी, तो सबके बीच में बिचौलिए यही हुआ करते थे। समझौता क्या कह रहा है? समझौता कह रहा है कि इरविन ने कहा कि बापू यार क्यों आंदोलन चला रखा आप लोगों ने, हालांकि मैंने दिन पहले ही बातें बताई थी आपको, क्यों आंदोलन चला रखा है? तो गांधी जी का आजादी थी। तो इरविन ने कहा मेरे पास थोड़ी पड़ी आजादी, आजादी यार इंग्लैंड जाओ, प्रधानमंत्री से मिलो, राजा से मिलो, वो देंगे आजादी। तो गांधी जी ने कहा कब जाना है तो बता। तो उसने कहा यार हम तो तुम्हारी आजादी के लिए हर साल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन पिछली बार किया था 1930 में, आप लोग गए नहीं उसके अंदर। गांधी जी का हमने तो आंदोलन छेड़ रखा था, कैसे जाते? तो उसने कहा ये वापस आ रहा है, इस बार 31 में वापस है, लास्ट में नवंबर में, इस बार भाग ले लो आप तो, और वहां जाके उनको कहो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। गांधी जी का अच्छा उनको करने से पार पड़ सकती है? हाँ, वहां जाके बात करोगे तो पार पड़ जाएगी। तो आप ये आंदोलन करो बंद, और बापू प्लीज इंग्लैंड जाइए। तो गांधी जी ने कहा ठीक, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं और मैं इंग्लैंड जाके बात करके आ जाऊंगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लूंगा। फिर गांधी जी ने कहा पर जब हम आंदोलन बंद कर रहे हैं तो हमारे जितने लोग गिरफ्तार किए गए उनको रिहा करो। ठीक, राजनीतिक कैदी जो भी है, कैसे राजनीतिक कैदी का मतलब वे कैदी जिन्होंने किसी हिंसा में भाग नहीं लिया है, वायलेंस यदि की है, मारा है किसी को, हिंसा की है, उनपे तो बाद में क्रिमिनल केस चलेंगे। पर जो साधारण आंदोलन करने के लिए जा रहा था, जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, उसको भी पुलिस पकड़ के ले जाती है, अंदर बंद कर देती है। वैसे जो भी लोग हैं जिन पर हिंसा का आरोप नहीं, उनको छोड़ देंगे। क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर हिंसा के आरोप थे, इसलिए गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते में बात भी की कि उनको भी छोड़ा जाए, पर इरविन ने कहा कि नहीं बाबू, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात है ये क्यों। और गांधी ने कहा यार कांग्रेस लगातार एक मांग कर रही थी कि पुलिस ने ठोका हमको बहुत भयंकर तरीके से, और पुलिस पर इस बात की कार्रवाई की जानी चाहिए वापस। इरविन ने कहा बापू बी प्रैक्टिकल। अब यार ये कैसे पता लगाया जाए कि किसके लट सही पड़ा था और किसके लट गलत पड़ा था? पुलिस पर एक्शन कैसे लिया जाए, पुलिस की कैसे जांच की जाए? गांधी ने कहा हाँ यार ये तो सही है, छोड़ो वहां। तो कांग्रेस ने जो निष्पक्ष जांच की मांग थी पुलिस एक्शन की, उसको वापस ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था कि ये मांग हम वापस ले लेते हैं। याद रखना इस बार आईएएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था। फिर आंदोलन जब होता है तो सरकार अक्सर नेताओं की जो संपत्तियां होती है उसको जब्त कर लेती है।
तो कहा वो जो भी जब्त संपत्तियां वो वापस देनी पड़ेगी। इरविन ने कहा कि बापू कई तो हमने सल्टा दी, बेच दी। गांधी ने कहा चुप रहो, ज्यादा नहीं बोलना इस पे, जो नहीं बेची है वो तो दे दो। तो कि हाँ ठीक है, जो थर्ड पार्टी को नहीं दी गई है वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। फिर गांधी ने कहा और 11 मांगे मैंने कही थी, कोई तो मानो यार उनमें से। इरविन ने कहा सॉरी वो वाली नहीं हो सकता था। गांधी ने कहा प्लीज ऐसे नहीं करते भाई, देख मेरा। तो उसने कहा चलो आंदोलन आपका नमक के लिए चल रहा है तो मैं नमक बनाने की अनुमति देता हूँ। गांधी ने कहा वेरी गुड, पूरा देश नमक खुद बना। उसने कहा पूरा देश नहीं, केवल जो समुद्र के आसपास के लोग रहते हैं, केवल वे लोग जो समुद्र के आसपास में रहते हैं उनको नमक बनाने की इजाजत दी जाए, इसके अलावा किसी को भी नमक बनाने की इजाजत नहीं होगी। तो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो नमक बना सकते हैं। ये उस गांधी इरविन समझौते की कुछ मुख्य बातें हैं। क्या बात है, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक बार रोकते हैं। और क्यों रोकते हैं? क्योंकि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। कौन सी? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। हमारे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं आंदोलन में जो गिरफ्तार किए गए, जब हम आंदोलन बंद कर रहे हैं तो उनको रिहा करो। पुलिस ने जो भी एक्शन लिया था उसको हम मांग कर रहे थे कि उसकी जांच करवाई जाए, फिर इंक्वायरी की जाए, पर वो मांग हम वापस ले लेते। तटीय इलाकों में जो भी हमारे लोग रहते हैं उनको नमक बनाने की अनुमति दी जाए, और जो भी संपत्ति सीज की गई थी यदि वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं की गई है तो वो लोगों को वापस दी जानी चाहिए। ये आपकी गांधी इरविन समझौता है। मैंने बताया था कराची अधिवेशन और कराची अधिवेशन में इसको स्वीकार कर लिया गया था। अब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना है कांग्रेस को। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल के चारों तरफ बैठते इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाम निकाल दिया। 3, 1930, 1931 और 1932। 1930, 1931, 1932। कांग्रेस केवल और केवल एक में गई थी, 1931 वाले में। न तो उसने पहले में भाग लिया था, ना उसने तीसरे में भाग लिया। कांग्रेस की तरफ से केवल एक ही बंदे गए थे, गांधी जी। हालांकि गांधी जी ये चाहते थे कि उनके साथ डॉक्टर अंसारी भी जाए, पर कांग्रेस वालों ने मना कर दिया, बापू किराया एक का ही है, अपने पास ज्यादा पैसे नहीं है, चुपचाप अकेले जाके जाओ। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों में लंदन में आयोजित किए गए। कांग्रेस केवल दूसरे में गई। कांग्रेस की तरफ से केवल गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी ने कहा अंसारी को तो मत भेजो, पर मैं एक चीज तो साथ में लेके जाऊंगा। क्या? तो कहा बकरी। गांधी जी हमेशा बकरी का दूध पिया करते थे। ये दिन मैंने पहले भी शायद बात बताई होगी आपको। तो गांधी जी अपनी बकरी साथ में लेके गए थे। आपको भी फोटो देखना हो, गांधी जी जहाज के पास में खड़े हैं, बकरी की रस्सी हाथ में ले रखी है। मुझे लगता है यार कांग्रेस कितनी भली है, उसने जब फ्रीडम स्ट्रगल में सब कुछ याद करवा दिया अपने को। मतलब इवन ये भी हम पढ़ते हैं कि गांधी जी कौन से जहाज से इंग्लैंड गए थे। हालांकि ये बात तो थोड़ी इसलिए यूं मजा आ जाता है इस बात को पढ़ने में कि उस जहाज का नाम अपने राजस्थान पे था। अपने राजस्थान का पुराना नाम राजपुताना था और उस जहाज का नाम भी राजपुताना। तो अपने लगता है चलो ये तो याद कर ले। पर मुझे कांग्रेस भली लगती है कि उसने बकरी का नाम तो नहीं पूछा। नहीं, कहीं पूछ ले कि प्रथम विदेश यात्रा करने वाली बकरी का नाम बताइए, तो अपने को तो याद करने पड़ते हैं, तो अपने को तो वो भी याद रखना पड़ जाता। पर इस मामले में थैंक यू कांग्रेस, उसने अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू भी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, पर कांग्रेस की तरफ से नहीं। वैसे नेता ही कांग्रेस के, पर ये अपने पर्सनल लेवल पे गए थे। कई लोगों को वैसे ही अंग्रेज अनुमति देते, भाई तुम भी आ सकते हो, तुम भी आ सकते हो, पर कांग्रेस की तरफ से एक ही बंदे गए थे, गांधी जी गए थे। फ्रैंक मोरिस नाम का एक पत्रकार है जो गांधी जी की इस यात्रा का वर्णन करता है। इस दौरान गांधी जी जो ब्रिटेन के राजा थे उनसे मिले थे। बहुत अच्छा फोटो है एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ, आप नेट पे भी देखना कि सेंट जेम्स पैलेस जो है ब्रिटेन के राजा का, ब्रिटेन का राजा उस सेंट जेम्स पैलेस के बाहर खड़ा है। गांधी जी अपनी चीर परिचित लंगोटी वाली पोशाक में, हाथ में लठ लिए हुए उसकी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। फ्रैंक मॉरिस लिखता है कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर अचरज करेगी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं थे, वो अदनंगा फकीर सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहा है तथा ब्रिटेन का राजा उससे मिलने के लिए बाहर तक आ गया है। वाकई उस आदमी का आत्मिक शक्ति तो माननी पड़ेगी कि अहिंसा के बल पर वो पूरे देश को एक कर गया था, और एकता इतनी कि ब्रिटेन के राजा को भी उस व्यक्ति से मिलने के लिए आना पड़े। ऐसा किसने लिखा? फ्रैंक मॉरिस गांधी जी के बारे में ऐसी बातें लिखता है।
गांधी जी राजा से मिले, बातचीत की, वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, लेकिन अपनी बातें वहां पर नहीं मानी गई थी। गांधी जी वापस आए और गांधी जी ने वापस आकर हमने रोटी मांगी और हमें बाटे मिले, हमें पत्थर मिले। वहां से राजा ने गांधी जी को कहा कि मेरा बेटा प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 को जब बॉम्बे यात्रा पे गया था, आपने विरोध क्यों किया? गांधी जी ने कहा देखो, मेरा आपके बेटे से कोई विरोध नहीं है, मेरा आपसे भी कोई विरोध नहीं, व्यक्तिगत मतभेद मनभेद किसी भी प्रकार के नहीं, पर चूंकि आप ब्रिटेन की सत्ता के प्रतीक हैं, ब्रिटेन की पावर के सिंबल हैं, हम ब्रिटेन की वो एम्परलिस्टिक पावर जो है, जो कॉलोनियल पावर जो है, हम उसका विरोध करते हैं। उसके सिंबल के रूप में आप हो तो आपका भी बॉयकॉट किया जाएगा। बाकी आपका बेटा अपना भतीज 11 रुपए निकाल के गांधी जी ने और दिए, मेरी तरफ से चॉकलेट दिलाना उसको बोले, विरोध उसका थोड़ी है अपने। 32 के गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी वापस आए और आते ही कहा कि हमने आंदोलन इसलिए रोका था कि हमें कहा गया कि आप गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे तो आपको वो चीजें मिल जाएगी जिनकी आप मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें नहीं मिली तो हम तो आंदोलन वापस करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का ऐसा आंदोलन है जो 2 चरणों में हुआ। पहला चरण उसका गांधी इरविन समझौते से पहले तक का है, दूसरा चरण उसका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वापस शुरू होता है। 4 जनवरी 1932 के आसपास गांधी जी आंदोलन वापस शुरू कर देते हैं अपना। पर धीरे धीरे 2 साल के अंदर एक बार कोई चीज शुरू हो तो जोश होता है, बीच में एक बार आप खत्म कर दो तो वैसे ही जोश खत्म हो जाता है। जनता धीरे धीरे आनी बंद हो गई थी। गांधी जी फिर कोई मौके की तलाश में कि कोई चोरा चोरी कांड जैसी चीज हो तो अपने आंदोलन को बंद करें, पर इस बार वैसे भी कोई चीज नहीं हो रही थी। तो गांधी जी ने 1934 में खुद ही घोषणा कर दी कि आंदोलन बंद है। जहां जब गांधी जी गांधी इरविन समझौता कर रहे थे, जनता का उत्साह इतना बढ़ा हुआ था कि 90,000 लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। वहीं जब 1934 में आंदोलन समाप्ति की घोषणा की गई थी अप्रैल में, तब 4500 लोग आंदोलन के अंदर आ रहे थे। और हर बार जोश उतना ही बढ़ाना बड़ा मुश्किल रहता है, टाइम देना पड़ता है लोगों को अगले चरण के लिए। अन्ना आंदोलन जब दिल्ली के अंदर हुआ था तो रामलीला मैदान भर गया था। सेकंड टाइम जब बुलाए थे लोग तो 26 आदमी आए थे। ममता बनर्जी उसमें आने वाली थी, पर ममता बनर्जी ने अपने बंगले से फोन किया दिल्ली में कि मैं आ रही हूँ, कितने लोग हैं? लोगों ने कहा मैडम आना मत, बेइज्जती होगी फालतू। तो 150 लोग इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे। तो हर बार वैसा हो नहीं पाता है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 34 के बाद वापस ले लिया। और वैसे भी इरविन के बाद में नया गवर्नर जनरल आ गया था, लॉर्ड विलिंगटन। धांसू आदमी था, तेज तर्रार आदमी था। उसने पहले तो कांग्रेस पे बैन लगा कि कांग्रेस को बैन किया जाए। वो बड़ा जोरदार आदमी था। वो अपनी बहन को लेटर लिखता है, उसमें लिखता है दीदी पूछी मत, गांधी नहीं होता तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती। डोकरा सुबह सुबह मुझे तो अखबार में दिखाई देता था, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। ये नहीं होता तो दुनिया ज्यादा खूबसूरत होती। ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति आंदोलन को क्या चलने देगा? तो कुछ पुलिस का दमन, कुछ लोगों को निष्क्रियता, कुछ बीच में बंद होना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 34 में वापस ले लिया गया। गांधी जी वापस आए तो गांधी जी को वैसे भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, गांधी जी जेल चले गए थे। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या महत्व है? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन भले ही 2 चरणों में हुआ, सफल रहा नहीं रहा वो बात दूसरी है, पर क्या कोई इंपॉर्टेंस भी है इस आंदोलन की? एक बात हमेशा याद रखने, मैंने बताया था ये भारत का सबसे बड़ा अहिंसक जन आंदोलन था। अब आप कहोगे कि सर ये बात तो आपने असहयोग आंदोलन में भी कही थी, अपने इसमें भी कर देंगे। दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, एक आएगा उसमें लिख देंगे। इसमें आगे एक बात जोड़ दी, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से लेकर असम तक फैला हुआ था। हमने देखा है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, और असम के अंदर सिलहट से नोआखली तक की नमक यात्रा, और बाद में आपके कनिंघम सर्कुलर का विरोध और किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर फैला हुआ आंदोलन है, तो एक महत्व तो ये हो गया। समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ये ध्यान देने वाली बात है। मजदूर खूब बड़ी संख्या के अंदर इसमें शामिल हुए थे, मजदूर शामिल हुए, पूंजीपति शामिल हुए। तो इस बार थोड़ा सा ये अलग वाली बात लिखी। मैंने बताया साम्यवादी मूवमेंट चल रहा था, और साम्यवादी मूवमेंट किसानों और मजदूरों को ट्रिगर करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। मजदूर किसान कहाँ होंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों तक भी आंदोलन पहुंचा था। फिर गांधी जी जब यात्रा करेंगे तो गांव के अंदर से होकर निकलेगी, और गांधी जी ने कहा कि 7 लाख गांव के 10-10 आदमी भी आएंगे तो 70 लाख लोग खड़े हो जाएंगे। तो गांव तक फैलना ही था आंदोलन। हमने असहयोग आंदोलन जब हम पढ़ रहे थे तब हम लिख रहे थे कि यह एक ऐसा आंदोलन है जो स्वराज के मुद्दे पर शुरू किया गया। इस बार लिख दो, पूर्ण स्वराज के मुद्दे पर शुरू किया गया।
आंदोलन के दबाव के कारण अंग्रेजों को भारतीयों के साथ बराबरी की स्थिति पर गांधी इरविन समझौता करना पड़ा। मैंने बताया शुरुआत में कि क्या प्रेशर रहा होगा आंदोलन का कि इरविन को गांधी जी को बराबर बिठाना पड़ गया था। आप ये मान लो कि किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन के किसी नेता को प्रधानमंत्री मोदी बराबर बिठाते हैं और कहते हैं लो भाई आके बातचीत की जाए, तो वो प्रेशर का वो पता चलता है उससे। वरना भाई गृह मंत्री बात कर रहे हैं, गृह मंत्री भी कह रहे हैं मिलने के लिए होगा कि तो आईएएस बात कर लेते हैं, दूसरे कोई मंत्री होते हैं वो बात कर लेते हैं, दूसरे बिचौलिए नेता होते हैं वो बात कर लेते हैं। तो ये तो लोकतांत्रिक सरकार है, इसमें तो हो सकता है प्रधानमंत्री भी उनसे मिल ले और बात कर ले। अंग्रेजों का टाइम अलग था, वो क्यों मिले किसी भारतीय नेता से, पर इस बार गांधी जी के साथ बराबर बैठकर वो कर रहे थे। और बड़ी बात, इंडियन यूथ जो इन दिनों में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर लगा हुआ था, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को एक नेगेटिव वे के अंदर लेके जा रहा था कि बम और पिस्तौल की राजनीति उस साम्राज्यवादी ताकत के सामने टिक नहीं सकती थी। गांधी जी ने उनको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन उपलब्ध करवाया था कि अपनी एनर्जी को इस प्रकार जाया मत होने दो। केवल एक आदमी किसी को गोली मार के आए, उससे अच्छा है वह एक आदमी खूब सारे लोगों को जागृत भी करे। हालांकि उस चीज का भी अपना एक अलग महत्व है, पर इससे तुम ज्यादा कर पाओगे। इसलिए युवाओं इधर आइए, सरकार के सामने मोर्चे निकालिए। हम और कहेंगे बाद में होने वाली सारी घटनाएं परिणाम होती है। 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाना पड़ गया था, तो हम कहेंगे ये साहब हमारा आंदोलन का दबाव भी था कि सरकार को सुधार तो करने पड़े। हम हालांकि आजादी मांग रहे थे, आजादी नहीं दी, पर सुधार तो करवाए हमने। तो 1935 का जो अधिनियम है वह भी कहीं ना कहीं उस सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रेशर था उसका रिजल्ट है। ये इसकी बात हो जाएगी भाई अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व की। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, हमने पढ़े उसके क्या कारण थे, उसकी घटनाएं सारी याद रखनी है, कौन कौन सी घटनाएं हुई। फिर गांधी इरविन समझौते की वजह से वापस लिया गया, उसके क्या प्रावधान थे, क्यों वापस लिया गया, क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना था, वो पढ़ना है। उसमें जब असफलता हाथ लगी तो हमने वापस आंदोलन शुरू किया, लेकिन 2 साल बाद उस आंदोलन को हमने वापस ले लिया था। तो ले लिया तो इसके क्या महत्व निकले, क्या परिणाम हुए, क्या प्रभाव हुए, उसके बारे में हमने पढ़ा। आप ट्राई करना आंसर लिखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका निभाता है। ऐसे तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं, पुराने पेपर देखना, सोल्व करना। थैंक यू।